भाई मीडिया जरा ये कह रहे हैं कि फ़खर जमान के बाहर होने के बाद नेक्स्ट T20 सीरीज में बाबर आजम को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले आपकी ओपिनियन जानते हैं, फिर स्टोरी पे मजीद बात करेंगे। आपके ख्याल में क्या बाबर आजम बेस्ट रिप्लेसमेंट है T20 में फ़खर जमान की, या उनके अलावा किसी और प्लेयर को सिलेक्ट होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है ना, बाबर आजम एशिया का एक बड़ा ब्रांड है। आगे चलते हैं दोस्तों। फ़खर जमान बाहर हुए, अब एक मीडिया जरा ये कह रहा है कि जी बाबर आजम के ऊपर कंसिडरेशन में है वो कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं फ़खर जमान की जगह। अगर इसमें दो पहलू हैं, टेक्निकल और दूसरा पहलू है कि स्टेबिलिटी। टेक्निकल पहलू ये है कि फ़खर जमान थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, यानी फॉर्म में क्लिक ना कर रहा हूँ अलग बात है, लेकिन जब वो मिडल में चलते हैं तो वो आपको पता है वो हाई स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स खेलते हैं। अब ये उसका करियर स्ट्राइक रेट ना लेके जाइएगा। उन्होंने जब मिडिल ऑर्डर में पिछले 2023-24 में बीच में खेल रहे थे तो 150, 160, 170 या 200 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन किया, जो जब वो क्लिक करते हैं तो इस स्ट्राइक रेट पे चले जाते हैं। उसके मुकाबले में बाबर आजम ज़रा स्टेबल प्लेयर हैं, तो वो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि फ़खर जमान क्लिक करता हुआ फ़खर जमान और क्लिक करता हुआ बाबर आजम, इनके एवरेज में भी फ़र्क होगा। बाबर की एवरेज ज़्यादा होगी, फ़खर का स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या टीम के कम्बिनेशन को देखते हुए। तो फ़खर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो बाबर आजम इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट और इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए कि यार टीम की क्रम्बल ना कर जाए, तो फिर आप ज़ाहिर है कि बाबर आजम के ऑप्शन की तरफ स्टेबिलिटी के ऑप्शन के तौर के ऊपर जा सकते हैं। पहले हम फ़खर की बात करते हैं कि ऑप्शन बाबर के अलावा क्या हो सकते हैं। तो यासिर खान है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में खेलता है। फ़खर चूंकि नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे या ओपन कर रहे थे, तो अब आप डिपेंड करता है, अगर आप साइम और फरहान से ही ओपन कराएंगे और ये दोनों ही ओपनर रहेंगे, तो 3 पे अगर आप फ़खर को खिलाना उसमें देख रहे थे, तो फिर उसमें आपके पास यासिर खान का ऑप्शन भी है कि वो अच्छी फास्ट बॉलिंग पे भी बड़े शॉट मारता है, अच्छा प्लेयर, और स्पिनर पे भी उसकी गेम काफ़ी अच्छी है। बन्नू से उसका ताल्लुक है, क्रिकेट सारी उसने रावलपिंडी से खेली है, ही इज़ अ गुड ऑप्शन। एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप स्क्वाड में उस्मान खान को शामिल करें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा जहाँ स्विंग है, बाउंस है, वहाँ तो उस्मान खान का मसला है। अभी बहुत सारे आएंगे टेक्निक और इस तरह की चीज़ों को लेके। तो टेक्निक भाई बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं क्वालिफाइड कोच हूँ। टेक्निक ऐसी नहीं होती जिसको आप टेक्निक कहते हैं, टेक्निक और चीज़ होती है, प्लेयर के खेलने का मेथड होता है। तो उस्मान खान को स्विंग और बाउंस के ऊपर प्रॉब्लम होता है, लेकिन स्पिनर पे उसकी गेम बहुत आउट क्लास है और एशिया कप में स्पिन की बहुत बड़ी गेम होगी। तो मोहम्मद हारिस एक नाकाबिले भरोसा बैट्समैन है, तो उस्मान खान को बतौर विकेट कीपर डालकर नंबर 3 पे खिलाया जा सकता है। तो वो भी एक कम्बिनेशन में एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। या 4 पे खिलाया जा सकता है, तो वो स्पिनर को बहुत बहुत अच्छा खेलता है और आपको बहुत फ़ायदा देगा मोहम्मद हारिस के मुकाबले में स्पिनिंग कंडीशंस में। हारिस कैसा प्लेयर है? हारिस ऐसा प्लेयर है कि बहुत तेज़ विकेट हो, तेज़ बॉल आ रहा हो, वो खड़े खड़े बैट मिलाता है, पुल मारेगा, ऑन द अप ड्राइव्स मारेगा, लॉफ्टेड ऊंचे शॉट मारेगा, स्कूप कर देगा, रिवर्स स्वीप कर देगा। लेकिन जहाँ पे स्विंग होगा, स्पिन होगा, फंसी हुई पिच होगी, वहाँ पे हारिस के पास दूसरी गेम नहीं है। नहीं, उसको ड्राइव नहीं करनी इतनी अच्छी आती, उसको सिंगल डबल नहीं लेने आते कि मैं सिंगल डबल ले लूँ। तो क्रिकेट सिर्फ छक्का मारने की T20 भी गेम नहीं है, आपको बड़ी अकल के साथ बीच में खेलना पड़ता है। तो बहरहाल बाबर आजम एक स्टेबल जरूर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं तो फिर 100% बाबर आजम के वो आपको एक स्टेबिलिटी एक तरफ से बचा के देंगे। लेकिन चूंकि आपके पास आगा सलमान कप्तान भी है और वो हर हाल में प्लेइंग 11 में होंगे, तो इस लिहाज से बाबर आजम की भी अगर तो लो स्कोरिंग वेन्यू में फिर तो ठीक है, हाई स्कोरिंग वेन्यू में फिर बाबर भी 2 एंकर्स ऊपर नीचे प्रॉब्लम बन सकते हैं। मैं सारी साइड्स आपको दिखा रहा हूं इस एनालिसिस के अंदर। अच्छा, दूसरी मसला ये है कि एक सबसे बड़ा मसला बाबर के साथ ये है कि बाबर आजम की गेम को लोग नहीं समझते। लोग सबसे बड़ा हमारे सोशल मीडिया का मसला ये है कि वो बाबर आजम या एंटी हैं या प्रो हैं। एंटी भी बिल्कुल गलत है और प्रो में जो बिल्कुल अनब्लाइंड बात करते हैं वो लॉजिकल बात नहीं करते। लॉजिकल बात क्या है कि बाबर आजम का सबसे ज़्यादा फायदा कहां पे है? बाबर आजम का सबसे ज़्यादा फायदा है कि उसकी गेम फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बहुत अच्छी है, जहां पे गेंद अच्छा बैट पे आ रहा है, जिसको हम ट्रू विकेट्स क्रिकेट की इस्तेलाह में कहते हैं। जहां पे बाउंस आपने देखा होगा, जहां बाउंस है, जहां अच्छा गेंद आता है, वहां बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा होता है। वो रिस्क लिए बगैर, उसके पास शॉट्स है, देखो वो छक्का मारने वाला प्लेयर नहीं है, वो चौके मारने वाला प्लेयर है, और वो रिस्क लिए बगैर अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है। या आपने साउथ अफ्रीका में देखा हुआ है, या आपने न्यूजीलैंड में देखा हुआ है, और पाकिस्तान में भी ज्यादातर ट्रू विकेट्स बनते हैं, यहां भी आपने देखा हुआ है। उसके पास जो शॉट्स है, अच्छा क्यों है, शॉट्स गिनते हैं उसके पास बैकफुट पंच है, उसके पास फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव है, स्ट्रेट ड्राइव भी उसका अच्छा है, उसका जो फ्लिक है वो भी काफ़ी अच्छा है, पुल, वो फ्लिक स्टाइल का पुल मारता है, वो भी उसके बाद डिसेंट है, चौके मारने वाला पुल है। और मतलब सामने और ग्राउंड के पास उसके पास इतनी इनफ शॉट्स हैं अच्छे ट्रू विकेट्स के ऊपर कि वो रिस्क लिए बगैर अपर कट भी मारता है, कि वो आराम से अच्छे स्ट्राइक रेट को मेंटेन करता है। हाँ, जहाँ स्लो विकेट आ जाता है, स्पिन विकेट आ जाता है, वहाँ उसका अगर आप स्टैट्स रिकॉर्ड नंबर दिखाएंगे,
तो वहाँ पर उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी काफ़ी नीचे चली जाती है। उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 110, 105, 115 इस तरह से रहता है बाबर आजम का, तो उस तरह से स्ट्राइक रेट में वो आपको हेल्प नहीं कर सकते। अब ये डिपेंड करेगा कि टीम का फाइनल कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है और पिचेस कैसी हैं। लेकिन इसमें मेरी तो थी कि मैंने कोशिश की हर एंगल से इसको एनालाइज करने की कोशिश करूँ। आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।